यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे साइंस को। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो कि अभी आपको 2025 के एग्जाम्स में पूछे गए, उन्हीं कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 50 तक प्रीवियस क्लासेस में हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बेंजीन के हैलोजनीकरण के लिए किसकी उपस्थिति यहाँ पर आवश्यक है। दैट मीन्स कि अगर आप बेंजीन आपका जो हो गया जस्ट लाइक C6H6 यहाँ पर हो गया, अगर आप इसका हैलोजनीकरण का जो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, मतलब इसकी अगर आप किसी भी हैलोजन के साथ क्रिया करवाओ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, किसी के भी साथ यदि आप इसकी क्रिया करवाते हो, है ना, तो इसके लिए आपको एक कैटेलाइजर लगेगा। वो कैटेलाइजर क्या होगा? ठीक है, अच्छा, अगर ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या मिलेगा? C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन यहाँ से मिल जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको यहाँ पर अलग से मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप ब्रोमीन के साथ करवाते हो तो C6H5Br, ब्रोमोबेंजीन आपको यहाँ से मिल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पर आपको जो कैटेलाइजर चाहिए, है ना, वो क्या है? ये NaOH हो सकता है, CuCl2, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड हो सकता है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। और इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है जहां पर बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो प्रतिस्थापित हो जाता है किसी के भी द्वारा, चाहे वो हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये सब आ जाए, या फिर जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है जिसमें वो अपना नाइट्रोजन अणु आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, एक नाइट्रोजन आयन आकर जुड़ जाएगा, या फिर सल्फर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई। तो इन सभी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इन सारी ही रिएक्शन को यहाँ पर बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको अपन यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, एक बार इसको समझते हैं, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई तो सीधे सीधे बेंजीन के चैप्टर से आपकी 5 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको क्या बताना है, या एग्जाम में पूछा जाता है, तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक अणु जब किसी कार्बनिक अणु के साथ क्रिया करेगा, कार्बनिक अणु इन द सेंस की कोई भी एरोमेटिक यूजुअली बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक अणु जब किसी बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग से जो हाइड्रोजन, केवल एक हाइड्रोजन को यदि रिप्लेस करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। ठीक है, एक बार मैं इस डेफिनेशन को लिख देती हूँ क्योंकि बाकी सारी रिएक्शन आपकी इसी से कनेक्टेड है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कोई इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोफाइल, आप चाहे तो ब्रैकेट में इसको E प्लस करके लिख लो। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी कार्बनिक अणु से, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी कार्बनिक अणु से, या फिर आप ब्रैकेट में रिंग भी लिख सकते हो, एरोमेटिक रिंग यूजुअली जो रिएक्ट करता है, ठीक है, किसी कार्बनिक अणु से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले ले। ठीक है, मतलब अब ये ई प्लस या इलेक्ट्रोफाइल अणु जो है वो हाइड्रोजन की जगह जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह ले ले तो उसे ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मेथड यहाँ पर कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की अभिक्रिया यहाँ पर इसे कहा जा सकता है। ठीक है, आप ऐसा करके इसको लिखोगे तो शायद थोड़ा अच्छे से याद रह जाए। जैसे कि अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला अपन को हेलोजन का दिया है क्वेश्चन, तो अपन हेलोजन का ही एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट लाइक कि ये मेरे पास अभी बेंजीन है ना, या तो आप बेंजीन रिंग बना लो, या फिर आप डायरेक्टली लिख लो रिएक्शन के लिए C6H6 यहाँ पर हो गया। इसकी अगर मैं क्लोरीन के साथ क्रिया करवाऊंगी तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा। जैसे अभी अपन ने बोला ना, इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा किसको? हाइड्रोजन को। तो हैलोजन में कौन रिप्लेस कर देगा? क्लोरीन यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, है ना। अब ये जो होगा किसकी उपस्थिति में होगा? तो यहाँ पर आप ले सकते हो AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन यहाँ पर आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। तो इसे क्या कहा जाएगा? हैलोजनीकरण का प्रोसेस कहा जाएगा। किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? या तो AlCl3 हो सकता है, या फिर FeCl3 यहाँ पर हो सकता है। ऐसे कुछ लुईस अम्ल उत्प्रेरक की हमें जरूरत पड़ेगी इस अभिक्रिया को कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है,
ये चीज़ हो गई। तो अभी जो आपकी पहली रिएक्शन कंप्लीट हुई है वो रिएक्शन हो गई आपकी हैलोजन रिएक्शन। अब आपकी जो दूसरी रिएक्शन होगी अपन उसे देखेंगे नाइट्रेशन की रिएक्शन। ठीक है, हैलोजन कंप्लीट हो गया, अब आपका आ जाएगा नाइट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सेम चीज आपके पास होगी कि बेंजीन क्या करेगा, आपका जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 इसके साथ रिएक्ट करेगा, बस किस कैटेलाइजर की उपस्थिति में करेगा, तो ये आपका H2SO4 की उपस्थिति में करेगा। यहाँ से किसका निर्माण करेगा, C6H5 यहाँ से हो गया। अब अपन ने क्या बोला था कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अणु के द्वारा। तो इसमें से क्या होगा, NO2 इसके साथ आकर जुड़ जाएगा आपका बेंजीन के साथ, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जो बची हुई चीज यहाँ पर होगी। ठीक है, NO2 निकल गया, इधर से आप यहाँ पर देखो कि एक ऑक्सीजन बची हुई है, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, मतलब H2O आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब इसमें जो कैटेलाइजर हमको लगा है वो क्या लगा है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हैलोजनीकरण के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, FeCl3 का यूज यहाँ पर, सॉरी AlCl3 का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और हमने यहाँ पर देखा था कि आप FeBr3 का भी यूज कर सकते हो। ये दोनों ही कैटेलाइजर का यहाँ पर यूज किया जा सकता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। ठीक है, जब आप हैलोजन के साथ क्रिया करवाओगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। अब एक और रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है, जैसे हैलोजन के साथ क्रिया किया, नाइट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ऐसे ही ना एक सल्फोनिफिकेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट होती है। ठीक है, सल्फोनीकरण जिसे अपन यहाँ पर कहते हैं, इसमें सेम चीज आपकी होगी कि आपका बेंजीन होगा, वो यहाँ पर SO3 के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फोनियम आयन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमको कैटेलाइजर चाहिए, तो यहाँ पर जो आपका कैटेलाइजर होगा वो भी क्या होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, डेफिनेटली एक हाइड्रोजन यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, C6H5SO3H का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका सल्फोनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक और रिएक्शन आप देख सकते हो, अपने बोला था टोटल कितनी रिएक्शन समझोगे आप, 5। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट के 2 पार्ट यहाँ पर होंगे, जिसमें से सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा, एल्किनेशन की प्रोसेस। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किनेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, अगेन आपका जो बेंजीन है वो किसी भी हमारा जो समूह हो गया एल्किन समूह उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब अपन इसको R लिख लेते हैं, R में आपका CH3 C2H5 C3H6 कोई भी चीज यहाँ पर हो सकती है। इसमें जो आपका कैटेलाइजर होगा वो कौन हो जाएगा, AlCl3 यहाँ पर हो जाएगा। ये सारी रिएक्शन आप लिख लेना। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, R समूह आकर जुड़ जाएगा। अब बेंजीन में आपका CH3 C2H5 आप किसी को भी लगा दो, और क्या बच जाएगा, HCl बच जाएगा। ये एल्किनेशन की प्रोसेस हो गई। अगली एक और 5वें नंबर की प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन का प्रोसेस। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन के प्रोसेस में यहाँ पर क्या होगा कि अगेन आपका बेंजीन जो है वो क्रिया करेगा RCOL COCl समूह के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आपका C6H5 और जो अपना COR समूह है वो जुड़ जाएगा, और क्या बच जाएगा, HCl यहाँ से बच जाएगा। तो ये इस तरीके से आपकी 5 रिएक्शन कंप्लीट होगी। अच्छा, अब एक और चीज आती है कि आपने इस फ्रीडल क्राफ्ट में कौन से कैटेलाइजर का यूज किया। तो इसमें भी आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, दोनों में ही AlCl3 कैटेलाइजर का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने देखा हेलोजन रिएक्शन, जहां पर हमारा जो बेंजीन है किसी हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, जस्ट लाइक Cl2 Br2 किसी के भी साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इस तरीके से बनाएगा, और HCl यहाँ से अलग हो जाएगा। इसमें जो कैटेलाइजर था वो भी क्या हो गया, AlCl3 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो वन बाय वन करके रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हो गई हमारी हेलोजन रिएक्शन, कैटेलाइजर क्या हो गया, AlCl3 हो गया। दूसरा प्रोसेस हो गया नाइट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, इसमें कोई एसिड के साथ क्रिया कर रहा है, बट कैटेलाइजर क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हो गया। दूसरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तीसरी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या थी, सल्फोनिफिकेशन का प्रोसेस, है ना, मतलब SO3 के साथ रिएक्ट करा, यहाँ पर भी जो कैटेलाइजर हुआ वो क्या हुआ, H2SO4 हो गया। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन होगी, एल्किनेशन मतलब एक R समूह के साथ क्रिया करेगा, एसिलेशन दोनों में कैटेलाइजर आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, RCOCl समूह के साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर। निर्वात में ऊष्मा स्थानांतरण का जो तरीका है वो क्या होगा, निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से
हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा है चालन, संवहन एंड विकिरण। अब चालन और संवहन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए होगा, माध्यम चाहिए होगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, एयर हो, हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए। लेकिन निर्वात के लिए वैक्यूम में हमें ऊष्मा स्थानांतरण, बेसिकली बोल सकते हैं ना कि निर्वात में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो वैसे ही चल सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा। चालन के लिए हमको माध्यम चाहिए, है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे कंडक्शन की, है ना, जो कि अभी आपको इस ऑप्शन में भी दे रखा है। चालन कंडक्शन में ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है, सॉलिड के अंदर होता है। अगर मैं संवहन की बात करूं तो संवहन किस किस में हो सकता है, लिक्विड में रहेगा, गैस में रहेगा, ठीक है, तरल जिसे अपन कह सकते हैं। और जो विकिरण यहाँ पर हो जाएगा, उसके लिए तो कोई हमें माध्यम ही नहीं चाहिए, जैसे कि वो वैक्यूम में भी यहाँ पर ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखना इन दोनों के लिए हमें माध्यम चाहिए, चालन संवहन के लिए, विकिरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं है। चालन में जो कणों का प्रसार होता है वो किसके थ्रू होता है, वाइब्रेशन के थ्रू। कण यहाँ पर क्या करते हैं, कंपन करते हैं, और कंपन करते हुए, वाइब्रेट करते हुए क्या करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, अब संवहन की बात करेंगे तो संवहन में एक कणों को क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। ठीक है, कण स्वयं ऊष्मा लेकर क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, और लास्ट आपका रेडिएशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर रेडिएशन में जो संचरण होगा, जो बोल सकते हैं कि ट्रांसफर होगी एनर्जी, वो किस माध्यम में होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसका संचरण किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई, तीनों चीजें हो गई। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक आयताकार तांबे की पट्टी को जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो कितने घूर्णनों में प्रेरित धारा की दिशा यहाँ पर बदल जाती है। ठीक है, अब आपके पास एक आयताकार कुंडली, जैसे कि इसमें इसने दे रखा है, ये आयताकार कुंडली है। अब आपने इसको एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया, ये आपका नॉर्थ यहाँ पर हो गया, ये आपका साउथ यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जो प्रेरित धारा है, जो इंड्यूस्ड करंट है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। तो कितने रोटेशन के बाद हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जस्ट लाइक कि अभी करंट अगर इधर से इधर फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो हमको राइट टू लेफ्ट लाना है। तो कितने रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, वो अपन को निकालना है। तो जैसे हमको यहाँ पर देखा इंड्यूस्ड करंट, मतलब कि इंड्यूस्ड करंट की बात कहाँ पर करी जाती है, फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, उसके अंदर हम लोग इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं, प्रेरित करंट की या प्रेरित धारा की बात यहाँ पर करते हैं, राइट। अब देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार तीनों को, अपने अंगूठा, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर को इस तरीके से फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, वो वाला नियम आपको याद आ रहा है, तो बस वही वाला नियम अपन को लगाना है कि जैसे ही अपन ने इस कॉइल को, है ना, जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और उसी ईएमएफ के कारण यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, मतलब कि एक धारा यहाँ पर उत्पन्न होगी। ठीक है, तो देखो अब जब मैं ये पूरा सेटअप यहाँ पर करूंगी, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखी जाए तो फर्स्ट में जो फोर्स लगेगा वो किस साइड लगेगा, दाएं हाथ के नियम के अनुसार आप मान लो ऊपर की साइड लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ टू साउथ, मतलब लेफ्ट टू राइट हो गई। तो उस केस में आपका जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो भी कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर होगा। मतलब अभी सिंपल सॉर्टेड से आप ऐसा समझ लो कि अभी करंट की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है। जैसे ही ये आधा चक्कर कंप्लीट होगा, अब बल किस साइड लगेगा, अभी ऊपर की साइड लग रहा था, अपने हाथ को उल्टा कर दो, बल किस साइड लगेगा, दाएं हाथ को उल्टा करो, बल नीचे की साइड, आपका अंगूठा नीचे की साइड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, राइट टू लेफ्ट यहाँ पर हो जाएगी, उस केस में आपका करंट भी क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। मतलब हर आधे रोटेशन के बाद, जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि हर आधा रोटेशन, अभी ये जस्ट क्या हुआ, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आया, और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं और नाम दे देती हूँ। ठीक है, ए बी सी डी अपन इसको नाम दे देते हैं। तो ये ए बी वाला हिस्सा अभी इस जगह पहुंचा है, और ये सी डी वाला हिस्सा अभी इस जगह पहुंचा है। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, पहला रोटेशन, आधा रोटेशन कंप्लीट हुआ। जैसे हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि बल का डायरेक्शन भी चेंज है। ठीक है, तो हर आधे रोटेशन के बाद या हर 180 डिग्री रोटेशन के बाद यहाँ पर करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, इसी नियम का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है, हमारा जो विद्युत जनरेटर होता है उसमें अपन सेम कंसेप्ट का यूज करते हैं। जैसे कि अपन ने लेंज लॉ के बारे में यहाँ पर पढ़ा है ना, फेराडे का नियम, लेंज का नियम पढ़ा है, तो सब में ये सेम कंसेप्ट यूज होता है। क्या कहता है लेंज का नियम, है ना, जैसे कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय प्रवाह के अंदर चलता है तो एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, जैसा फेराडे ने कहा था, और धारा इसी परिवर्तन का विरोध करने के लिए उत्पन्न हो जाती है। मतलब जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है वो उसी का क्या कर देती है, अपोज कर देती है।
है ना? तो ये किसने कहा था? ये लेंज का नियम यहाँ पर है। तो सेम नियम यहाँ पर यूज होगा। इसने सिर्फ इतना पूछा है कि करंट का डायरेक्शन कब चेंज होगा, तो हर हाफ रोटेशन के बाद आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यस, ये आप देख सकते हो इस तरीके से ये रहेगा पूरा सेटअप अपना जो अपन ने अभी बनाया था। ठीक है, आधा रोटेशन कंप्लीट होगा, ई एफ की जगह चला जाएगा, एफ ई की जगह चला जाएगा। जैसे ही हमारा बल का दिशा चेंज होगा, बल नीचे की साइड लगेगा, करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक उपग्रह ऐसी ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है जहां पर गुरुत्वाकर्षण सतह के गुरुत्वाकर्षण का जो है 1/4 यहाँ पर है। मतलब एक कोई सैटेलाइट है ना, वो ऐसी ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है, इतनी ऊंचाई पर है जहां का जो ग्रेविटी होगा, जैसे कि अभी मैं इसको जी एस यहाँ पर लिख देती हूँ कि जहां पर ये अभी स्थित है, उसका जो ग्रेविटेशनल बिंदु है या उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, सतह मतलब पृथ्वी के सरफेस का जो गुरुत्वाकर्षण है, इसको मैं अभी अर्थ लिख रही हूँ, इसका कितना हो जाएगा? 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि किस जगह पर वो पृथ्वी का बाय फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, जीएस मतलब अभी आप इसको सैटेलाइट समझ लो कि वो पृथ्वी से कुछ हाइट पर है। ऐसे ही बोला है कि एक उपग्रह ऐसी ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है, तो आप चाहे तो इसको एच लिख लो और सैटेलाइट की बजाय आप इसको एच कर लो कि अपन को वो हाइट निकालनी है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बिंदु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना हो जाएगा? बाय फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें पता है कि जो जीएच का फॉर्मूला होता है, मतलब पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका फॉर्मूला है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल जीएम डिवाइड बाय आर जो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, एम जो पृथ्वी का मास हो जाएगा, और जितनी भी ऊंचाई पर हो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया अपना जीएच का फॉर्मूला। और नॉर्मल पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बिंदु है दैट इज 9.8, उसको कैसे निकाला जाता है? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको स्मॉल जी करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला करके भी लिख सकते हो ताकि और याद अच्छे से रह जाए। तो इसको अपन कैसे निकालते हैं? इसको अपन निकालते हैं कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जैसे ये कैपिटल जी बिंदु यहाँ पर हो गया जो कि कांस्टेंट रहेगा, एम पृथ्वी का मास और आर पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगी। बस इसको इस वाली इक्वेशन में रख दो जो अपन को पेपर में या क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, जी एच की वैल्यू आप यहाँ से रख दो, जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों से देखो जीएम से जीएम यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, जीएम से जीएम यहाँ पर कट गया। अब क्या बच रहा है? इसको देखो, अच्छा नीचे 4 भी है, इस चीज को भी लिखना है ना। जैसे कि हमने देखा ना कि जीई की वैल्यू क्या होगी? जीएम बाय आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? बाय फोर्थ हो जाएगा, तो ये फोर्थ हो गया। ठीक है, जीएम से जीएम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इनको ऊपर लेकर चले जाओ, 4r² इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इसको भी अपन 4 को क्या लिख ले? 2 लिख लें, तो ये 2r का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों के होल स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2r इज इक्वल टू आर प्लस एच, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r में से आर गए तो आर इज इक्वल टू एच हो जाएगा। दैट मीन्स की जो ऊंचाई है वो क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, है ना। जहां पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/4 हो जाएगा, वो कब होगा? जब पृथ्वी की रेडियस होगी। पृथ्वी की रेडियस कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या लगभग आप मानकर चलो यहाँ से 6400 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो 6400 किलोमीटर पर ग्रेविटेशनल बिंदु जो है वो पृथ्वी की सतह का 1/4 हो जाएगा। तो अभी इसने डायरेक्टली आर लिखा था, तो अपन डायरेक्टली बोल देंगे कि ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो पृथ्वी की त्रिज्या अपन को पता ही है 6400 किलोमीटर, लगभग एग्जैक्ट तो नहीं बट लगभग अपन 6400 किलोमीटर मानकर चलते हैं। तभी अपनी जो वैल्यू आती है वो 9.8 यहाँ पर आती है। ठीक है, समझ में आया? हमको कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये जो वैल्यू दे रखी है कि जी एच इज इक्वल टू जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4, इसके अंदर अपन को अपने फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना था। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर संभारिक हो सकता है? आर्गन 40, कैल्शियम 40, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लोरीन एंड फास्फोरस यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन एंड नाइट्रोजन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो आइसोबार या समभारिक को लेकर हमारे पास क्या डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये पूरे ऑप्शन जो है पेपर में दे रखे थे, तो अपन एक एक करके सारे ऑप्शंस को समझते हैं। तो दो चीजें हमको यूजुअली देखनी पड़ती है, एक तो हमारा आइसोटॉप होता है, ठीक है, दूसरा हमारा आइसोबार यहाँ पर होता है, और तीसरा आइसोन्यूट्रॉन यहाँ पर होता है। तो मेनली ये दो चीजें बहुत जरूरी है। पहले अपन इन दोनों को डिस्कस करते हैं। आइसोटॉप जो समस्थानिक जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, समस्थानिक का मतलब क्या होगा कि परमाणु की जो संख्या है वो तो समान रहेगी,
अगर संख्या समान है तो डेफिनेटली जो डिफरेंट होगा वो क्या हो जाएगा, भार यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। आइसोबार की बात करेंगे तो आइसोबार क्या हो जाएगा, समभारिक यहाँ पर हो जाएगा। समभारिक में क्या हो जाएगा कि भार, समभार मतलब भार समान हो जाएगा, और जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। मतलब कोई दो अलग अलग तत्व जो सेम मास को शेयर करते होंगे, मतलब दोनों का मास जो होगा वो क्या होगा, सेम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कि अगर मैं आर्गन 40 की यहाँ पर बात करूं, जैसा कि इसमें दे रखा है कि आर्गन का भार कितना होता है 40, कैल्शियम का भी 40 होता है, तो दोनों की संख्या अलग अलग है। कैल्शियम 20 नंबर पर आता है, आर्गन उससे पहले आता है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, दोनों के भार इक्वल है। तो यस, ये आइसोबार है क्या, तो यस, ऑप्शन नंबर 1 आइसोबार है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ही दे रखा है, दैट मीन्स अगर ये होता भी तो क्या हो जाता, समस्थानिक हो जाता। आइसोबार तो होता नहीं, तो इसको भी गलत कर दो। क्लोरीन एंड फास्फोरस की बात करोगी तो इसमें समस्थानिक भी नहीं है एंड संभारिक भी नहीं है। कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन का यूजुअली C12 काफी फेमस है ना। कार्बन का जो भार अपन जनरली कंसीडर करते हैं वो 12 कंसीडर करते हैं, और नाइट्रोजन का जो कंसीडर किया जाता है, नाइट्रोजन का भार कितना होता है, 14 यहाँ पर होता है। तो उस केस में भी ये क्या हो रहा है, संभारिक नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे बेसिक देखा जाए तो ये संभारिक नहीं है, लेकिन कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, नाइट्रोजन के भी 3 समस्थानिक होंगे। ठीक है, तो उसमें अगर आप समस्थानिक देखोगे तो कार्बन 12, 13, 14 होता है, ऐसे ही नाइट्रोजन 40 यहाँ पर हो रहा है। तो कार्बन 40 और नाइट्रोजन 14 ये दोनों मिलाकर क्या कर सकते हैं, समभारिक बन सकते हैं, बट जनरली इस केस को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अभी सबसे मोस्ट प्रोबेबल जो केस होगा वो आर्गन 40 एंड कैल्शियम 40 होगा। ठीक है, अगर ये नहीं दिखता है देन फिर आप जा सकते थे कार्बन एंड नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि आपको बताइए कि मैं आपसे पूछूं कार्बन का भार कितना होगा तो आप 12 ही बोलोगे, नाइट्रोजन का आपसे पूछेंगे तो 7 दूना 14, 14 इसका भार होता है। लेकिन एक कार्बन 14 भी होता है, कार्बन के 3 अलग अलग समस्थानिक होते हैं, 12, 13 एंड 14, तो फिर ये इस नाइट्रोजन से जाकर मैच करेगा। ठीक है, चलो अगला देखिएगा, किसी बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर कितना होगा। मतलब कोई भी एक क्लोज्ड पाथ होगा, किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी रैंडम क्लोज्ड पाथ यहाँ पर हो सकता है, उसके अंदर जो संरक्षी बल द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा उसके द्वारा जो किया गया टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो, या फिर नेगेटिव हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है। फिर ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। हमने दो प्रकार के फोर्सेस देखे, कंजर्वेटिव संरक्षी और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब अगर मैं आपके सामने बोलूं संरक्षी बल क्या है, तो संरक्षी बल ये होगा कि वो हमेशा अपना संरक्षी बल के अंदर क्या होगा कि वो हमेशा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट के ऊपर। रास्ता किस प्रकार का है ना, उसमें फ्रिक्शन है किस प्रकार का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये किसके वन एंड ओनली किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि वर्क डन इन द सेम पाथ बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, ये दो पॉइंट यहाँ पर हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो बंद पथ में जो टोटल वर्क डन होगा वो हमेशा कितने के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, संरक्षी बल के लिए केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को देखा जाता है। प्रारंभिक पोजीशन क्या है, अंतिम पोजीशन यहाँ पर क्या है। ठीक है, जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रारंभिक और अंतिम सिचुएशन दोनों सेम ही है, क्योंकि क्लोज्ड पाथ है, सेम पॉइंट ही है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क डन होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव, जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो ग्रेविटी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की यहाँ पर बात करूँ, नॉन कंजर्वेटिव मतलब असंरक्षी बल की यदि यहाँ पर बात की जाए, तो उसमें किया गया कार्य कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन यहाँ पर होगा, कुछ ना कुछ लॉसेस यहाँ पर हो जाएंगे, तो वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किरण गोलाकार दर्पण के किरण आरेख में प्रयुक्त नहीं की जा सकती। जैसे हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया, अब उस मिरर से कई सारी परिस्थितियां बन सकती है, आप अलग अलग तरीके से किरण को गुजारोगे, अलग अलग जगह पर वस्तु को रखोगे। ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर दर्पण के किनारे स्पर्श रेखा आप खींचते हुए, अगर आप दर्पण के किनारे से स्पर्श रेखा खींचते हो, एक टेंजेंटियल लाइन यहाँ पर बनाते हो, तो क्या इससे कोई प्रतिबिंब बन सकता है क्या, पहली सिचुएशन। दूसरा कि आपने क्या करा, कोई भी एक दर्पण आप ले सकते हो, उत्तल अवतल दर्पण आप कर लो इसी में से, गोलाकार दर्पण से। तो अगर आप किसी भी किरण को मुख्य फोकस से गुजारते हो, ये आपका फोकस बिंदु हो गया, किसी भी किरण को अगर आप मुख्य फोकस से गुजारते हो तो क्या प्रतिबिंब बनने की संभावना है क्या,
तो देखो, अगर आप किरण को मुख्य फोकस से गुजारोगे तो वो दर्पण से टकराकर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर हो जाएगी, तो डेफिनेटली प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तीसरी सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि इसमें तो नहीं बनेगा, टेंजेंट से अगर आप खींचते हो, है ना, दर्पण के किनारे पर कोई स्पर्श रेखा अगर आप बनाते हो तो इससे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है। मैक्स टू मैक्स आप 6 सिचुएशन बना सकते हो, है ना, दर्पण के लिए आप 6 सिचुएशन बना सकते हो। तो उसमें से ऐसा कोई परिस्थिति नहीं होगा कि जब आप स्पर्श रेखा से कोई किरण गुजारोगे तो प्रतिबिंब बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तीसरी सिचुएशन भी देख लेते हैं कि ये जैसे हमारी फोकस दूरी हो गई, है ना, इसका 2 गुना क्या होता है, वक्रता बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, वक्रता या सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, अगर आप वक्रता केंद्र से, देखो, अगर आप वक्रता केंद्र से किसी को भी गुजारोगे, किसी भी किरण को गुजारोगे तो वो टकराकर वहीं पर लौट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने किसी भी किरण को गुजारा है, किसी भी लाइट को अगर हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया है तो डेफिनेटली वो वापस वहीं से जाकर टकराकर उसी से निकल जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपन इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये परिस्थिति भी हो सकती है। ठीक है। एंड लास्ट सिचुएशन अपन बनाकर देख लेते हैं कि जब आपकी कोई किरण, है ना, ये मुख्य अक्ष आपका हो गया, है ना, जब आपकी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब भी आपकी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ से भी बन जाएगा, जस्ट लाइक वो फोकस बिंदु से होकर जो निकल जाएगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका इंफिनिटी पर बनेगा, तो ये चीज भी पॉसिबल है। तो बस इसने पूछा है कौन सी चीज यहाँ पर नहीं हो पाएगी, तो दर्पण के किनारे पर स्पर्शी किरण अगर आप देखोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बाकी सारी सिचुएशन पॉसिबल है, और इस तरीके से आपको अलग अलग प्रतिबिंब यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, ये किसका सिचुएशन है, ये कॉनकेव मिरर का सिचुएशन है। जैसे अपन ने एक ट्रिक भी देखी थी, उदल ट्रिक करके, इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण यहाँ पर हो गया। ठीक है, और एक और क्या हो गया आपका, अवतल लेंस यहाँ पर हो गया। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, एक तो आपका उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों में केवल दो ही प्रकार की जो है परिस्थितियां हो सकती है, मतलब दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, वस्तु को आप कहीं पर भी रखिए। ठीक है, बाकी इसका अपोजिट आप देख सकते हो, कॉनकेव मिरर यहाँ पर हो गया और आपका उत्तल लेंस यहाँ पर हो गया। ठीक है, उन दोनों में टोटल 6 सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब 6 अलग अलग तरीके से प्रतिबिंब आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। कोई इन्फिनिटी मिरर मिलेगा, कोई बहुत बड़ा भी मिलेगा, कोई दर्पण के नीचे आभासी भी मिलेगा, कोई सेम साइज का भी मिलेगा, कोई बहुत छोटा बिंदु आकार का भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये 6 अलग अलग परिस्थितियां यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑर्स्टेड के प्रयोग में यदि धारा को बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय कंपास का जो विक्षेपण होगा वो कैसा होगा। अपन ने ऑर्स्टेड का थ्योरी यहाँ पर देखा है, जिन्होंने सबसे पहले, है ना, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार क्रिएट होता है विद्युत धारा की वजह से, करंट की वजह से, ये प्रूव करके दिखाया था। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि ऑर्स्टेड के प्रयोग में यदि आप धारा को बढ़ा रहे हो, ठीक है, जस्ट लाइक कि आपने एक पूरा सर्किट यहाँ पर बनाया, आपने उसमें बैटरी लगाई, आप उसमें करंट को फ्लो करवा रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास रखा है ना, क्योंकि अपन को पता है कि जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये जो मैग्नेटिक सुई है इसमें थोड़ा सा क्या होगा, विक्षेपण यहाँ पर होगा, या मैं कहूँ डिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब जब इस सर्किट जो डिवाइस हमने यहाँ पर लिया है, जस्ट लाइक हमने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करी है, अगर मैंने 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर ली है, अगर मैंने इसको चेंज करके 12 वोल्ट यहाँ पर कर दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली धारा बढ़ेगी। अगर करंट बढ़ेगा तो इस चुंबकीय सुई जो है इसके विक्षेपण पर क्या असर पड़ेगा, डिफ्लेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, रैंडम हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, कम ज्यादा हो रही है, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो हमें ये पता है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। किसने कहा ये वाली चीज, तो देखो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मैं आपसे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, μ0I डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 2πr यहाँ पर हो जाएगा। उस केस में आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे करंट के। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। मतलब बड़े अगर करंट की वैल्यू को आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे अपन ने देखा है ना कि अगर अपन को किसी भी तार के अंदर अपन करंट फ्लो करवाते हैं, है ना, जैसे दाएं अंगूठे का नियम अपन ने सुना है। ठीक है, तो इससे अपन को क्या मिल जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे करंट, अभी आप देखो इसी डायग्राम को देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। आपने एक तार यहाँ पर लिया है, उसमें ऊपर की साइड करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब आपकी फिंगर जिस साइड मुड़ रही है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो चुका है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। इस चीज को किसने प्रूफ करके दिखाया था, इस चीज को ऑर्स्ट्रेड ने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है, तो इस नियम के हिसाब से अगर आप देखोगे B इज इक्वल टू μ0I डिवाइड बाई 2πr,
मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र करंट के समानुपाती होता है और जो भी तार होगा उसकी त्रिज्या के क्या हो जाएगा या उससे दूरी के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तार जितना लंबा होगा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गैर प्रतिच्छेदी प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से यहाँ पर समझा सकता है। ठीक है, अब हमको पूछा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो गैर प्रतिच्छेदी नॉन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी पता है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि वो इमेजनरी होती है, क्योंकि वो एक ही बिंदु से उत्पन्न होती है। किसी भी बिंदु पर द्विशा जो उसके अपने आप में यूनिक होगी और चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखो अगर इसका नॉन इंटरसेक्टिंग होना है तो डेफिनेटली हर एक बिंदु पर इसकी एक यूनिक डायरेक्शन होगी, क्योंकि अगर इसकी दो डायरेक्शन होती तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा ध्यान रखना इसकी एक ही और फिक्स डायरेक्शन यहाँ पर होती है, या मैं इसको ऐसा कह सकती हूँ कि इसकी एक फिक्स दिशा यहाँ पर होती है, एक निश्चित दिशा यहाँ पर होती है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो उसके दो मुंह यहाँ पर हो जाते, दो दिशाएं यहाँ पर हो जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, ये नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर हो गया, तो बाहर तो ये कैसे जाएगी, नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर जाएगी, और अंदर की साइड बात करेंगे तो ये कैसे जाएगी, साउथ टू नॉर्थ यहाँ पर जाएगी। ठीक है, दोनों जो लाइंस बनाई जाती है वो कैसी होती है, दोनों ही काल्पनिक यहाँ पर होंगे। ठीक है, अगर देखोगे सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पर देखा जाएगा, जहां पर पोल है वहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग चुंबकीय प्रभाव वहां पर देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो ये चीज क्लियर हो गई कि इसका गैर प्रतिच्छेदी होना किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कि हर एक बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर इसकी जो दिशा है वो अपने आप में यूनिक होगी, अपने आप में अलग रहेगी, अद्वितीय होगी, जिसे अपन यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, समभारिक नाभिक की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। ठीक है, समभारिक को लेकर, वही आइसोबार को लेकर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। सभी समभारिक स्थिर होते हैं, सभी भारी समभारिक स्थिर होते हैं, समान जेड वाले, मतलब जिनकी परमाणु संख्या समान है वो समभारिक स्थिर होंगे। या स्थिरता जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो पर निर्भर करती है। तो हमेशा ध्यान रखना इनकी जो स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन के रेशियो के ऊपर निर्भर करेगी। अगर इसकी वैल्यू एक के आसपास आती, मतलब उसी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन से जो प्रोटॉन का अनुपात है अगर ये एक के बराबर आता है तो ये स्टेबल है। अगर ये 1.5 या ऐसा जाता है, मतलब वैल्यू थोड़ी सी एक से ज्यादा होती है, दैट मीन्स वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन के रेशियो के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब कैल्शियम फॉस्फाइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन गैस बनाता है तो फॉस्फीन का जो गुणांक होगा वो क्या होगा। मतलब आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है और फॉस्फीन के जो गुणांक होंगे, है ना, जो कोफिशिएंट होगा उस वैल्यू को बताना है। जैसे जस्ट लाइक आप ये करते हो ना कि मैग्नीशियम की आपने H2O के साथ क्रिया करवा दी तो आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। तो बस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो अपन को यहाँ पर लिखना रहता है। सेम चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। तो सबसे पहले अपन उठाएंगे कैल्शियम फॉस्फाइड को। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है या इसको कैसे लिखा जाता है, तो Ca3P2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या बोला कि जब कैल्शियम फॉस्फाइड जल के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, तो इसने करवा दी जल के साथ क्रिया। ठीक है, अब जब ये जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बोला इसने कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बना दिया, ये बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनेगा, फास्फीन गैस बनेगी, ये भी इसने लिख रखा है। तो ठीक है, अपन फास्फीन गैस को यहाँ पर बना देते हैं, ये बन गई फास्फीन गैस। अब अपन को सिंपल सा इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो शुरुआत करो कि बैलेंस कैसे किया जाता है। जब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Ca3, तो दैट मीन्स कैल्शियम अगर इधर 3 है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, फॉस्फीन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा सही बैठ गया। अब यहाँ से अपन टोटल इनको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन कितनी हो रही है, यहाँ पर देखो 2 है और ये 3, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गई। ऑक्सीजन भी कितनी हो जाएगी उस हिसाब से, 6 यहाँ पर हो गई। ठीक है, ये ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, 6 यहाँ पर हो गई। इधर से कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन कितनी हो गई, हाइड्रोजन इधर से भी 6 हो गई। तो टोटल अपन को इस साइड पे मिल रही है 12 हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी मिल रही है, ऑक्सीजन आप काउंट करोगे तो ऑक्सीजन भी हो गई अपनी 6 टोटल अपने उत्पाद के साइड पे या राइट हैंड साइड पर। तो सेम एज इट इज अपना लेफ्ट हैंड साइड पर भी होना चाहिए।
ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लो, टोटल 12 हाइड्रोजन हमको इधर चाहिए, तो मैं इधर 6 लिख देती हूँ और 6 ही ऑक्सीजन हो गई। अब इसमें पूछा क्या था, फॉस्फीन का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, वो कितना होगा, 2 यहाँ पर होगा। यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि जो फॉस्फीन है उसका मल्टीपल क्या होगा, 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मृत पौधों, मृत जानवरों, मल जैसे जटिल जैविक अवशेषों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। जितने भी डेड प्लांट हो गए, डेड एनिमल हो गए, या उनका जो ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। ये मल यहाँ पर हो सकता है, अपशिष्ट डेट्रॉइट्स यहाँ पर हो सकते हैं, ह्यूमस हो सकता है, या म्यूकस यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसे क्या कहा जाएगा, डेट्रॉइट्स यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, और जो अपघटनकर्ता होते हैं उन्हें भी अपन यही बोलते हैं, डेट्रॉइट्स यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार से सड़े गले अवशेषों को खाकर हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अपघटक जो होंगे डेट्रॉइट्स यहाँ पर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क लीजिए, इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। देखो इसमें पूछा क्या गया है कि यदि स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन्स में क्षति हो जाए, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, अगर उसके इंटर न्यूरॉन्स काम करना बंद कर दे या किसी भी एक्सीडेंट में वो डैमेज हो जाए, तो सबसे अधिक संभावना किस रिफ्लेक्स क्रिया को खोने की होती है। मतलब आपकी बॉडी का कौन सा रिफ्लेक्स यहाँ से गायब हो जाएगा। रिफ्लेक्स मतलब बॉडी अलग अलग चीजों पर अलग अलग प्रतिक्रिया देती है, तो बॉडी का कौन सा रिएक्टिव पार्ट यहाँ पर प्रभावित होगा। ठीक है, तो दृष्टि से संबंधित मतलब विजन से संबंधित जो चीजें हैं वो प्रभावित हो जाएगी। वापसी या विड्रॉल प्रतिवर्त जो होता है वो प्रभावित हो जाएगा। हार्ट बीट रेगुलेशन प्रभावित हो जाएगा, या स्वैच्छिक मांसपेशियों की जो गति है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इम्पैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।